डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जैव विविधता के बारे में अध्ययन किए, ठीक है, उनकी क्रमबद्धता के बारे में अध्ययन किए। अगली जो टॉपिक है वो है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण है। वर्गीकरण क्या है? देखिए, वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर निकाला जाए तो वर्गीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है बांटना। किसी भी वस्तु के अलग अलग समूहों में बांट लेने की क्रिया को हम वर्गीकरण कहेंगे। ठीक है, अलग अलग वर्गों में बांट देना वर्गीकरण कहलाएगा अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए। ठीक है, अगर आप लोग को बहुत से वस्तु दे दिया जाए, ठीक है, और उन सभी कुछ वस्तु लोहे की बनी है, कुछ लकड़ी की बनी है, कुछ प्लास्टिक की बनी है, और बहुत से वस्तुएं दे दिया जाए सामने और कहा जाए इन वस्तुओं को अब बांटिए, अलग अलग समूहों में बांटिए, तो क्या करेंगे? यानी वहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा वस्तु किस पदार्थ से मिलकर बना है, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। जैसे लोहे से मिलकर बनी वस्तु को अलग कर देंगे, ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक से मिलकर बनी वस्तु को अलग कर देंगे और लकड़ी से मिलकर बनी हुई वस्तु को अलग कर देंगे। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विज्ञान की भाषा में वर्गीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे। यानी बांट लेना वर्गीकरण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बहुत से जीव जाति देखने को मिलती है। ठीक है, उन जीव जातियों को अगर सामने रख दिया जाए, अब कहा जाए इसे बांटो, तो उसे भी क्या होगा? उसे भी अलग अलग उनके लक्षणों के आधार पर, उनके लक्षणों के समानता और समानता के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटेंगे। ठीक है, इसी क्रिया को वर्गीकरण कहेंगे। तो बायोलॉजी में यहाँ पर वर्गीकरण जंतुओं के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जंतुओं के वर्गीकरण से तात्पर्य है। देखेंगे कि वर्गीकरण क्या कहलाता है कि संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा जैव रासायनिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर जीवों की जातियों की छोटे बड़े समूहों में बांट लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। एक बार और बताएंगे। समानताओं, क्रियात्मक, संरचनात्मक, क्रियात्मक, जैव रासायनिक संरचनाओं के आधार पर जीव जातियों के छोटे बड़े समूह में बांट लेने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा, या ये कहें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों की वर्गीकरण किया जाता है, जीव विज्ञान की उस शाखा को हम वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, उस शाखा को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, वर्गीकी नाम से भी पूछ देता है कि वर्गीकी किसे कहते हैं। तो वर्गीकी जब भी बताइएगा तो पहले वर्गीकरण का डिफिनेशन बताना पड़ेगा, तब जाकर वर्गीकी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वर्गीकी का जनक कौन है? वर्गीकी का जनक जो है कैरोलस लिनियस को माना जाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को माना जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक और टॉपिक आता है, वर्गीकरण विज्ञान होता है। क्या होता है? वर्गीकरण विज्ञान होता है। वर्गीकरण विज्ञान होता है, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। वर्गीकरण विज्ञान एक टॉपिक ये भी आता है।
जिसे हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है? तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की विविधता, ठीक है, उनके तुलनात्मक और विकासात्मक एवं जात वृत्ति संबंधों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो जीव विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। एक बार और इसको डिफाइन करेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की विविधता, तुलनात्मक, विकासात्मक और उनके जात वृत्ति संबंधों के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के उस शाखा को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, सिस्टमेटिक्स कहते हैं। यानी इस जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जो भी जीवधारी होते हैं उन जीवधारियों की विविधता के बारे में, उनके तुलनात्मक लक्षणों के बारे में, जो भी तुलनात्मक लक्षण होते हैं उनके बारे में, विकासात्मक लक्षणों के बारे में और जात वृत्ति संबंधों के बारे में, जाति वृत्ति संबंधों के बारे में जब उनके बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण, ठीक है, जीवधारियों को वर्गीकरण कर दिया गया, उन्हें छोटे बड़े समूहों में बांट दिया गया। ठीक है, तो वर्गीकरण करने का क्या उद्देश्य है? कोई न कोई उद्देश्य होगा जिनके कारण वैज्ञानिक ने जितने भी इस पृथ्वी पाए जाने वाले जीवधारी हैं उनको वर्गीकृत किया, क्लासिफाइड किया, उन्हें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े समूहों में रखा। लेकिन वर्गीकरण करने का क्या उद्देश्य है? तो वर्गीकरण का उद्देश्य देखेंगे, वर्गीकरण के उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य वर्गीकरण के उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए वर्गीकरण का प्रथम उद्देश्य जो है अध्ययन की सुविधा है। पहला उद्देश्य अध्ययन की सुविधा। वर्गीकरण करने के प्रथम जो उद्देश्य है वो है अध्ययन करने की सुविधा। देखेंगे कि अगर किसी वैज्ञानिक को किसी एक जात के समूह के सभी सदस्यों के बारे में कह दिया जाए कि इनके लक्षणों के बारे में अध्ययन कीजिए, तो एक वैज्ञानिक उस जाति के सभी सदस्यों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएगा, तब तक उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अगर उस समूह के किसी एक सदस्य के बारे में अध्ययन कर ले वैज्ञानिक, तो उनके अन्य सदस्यों के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मानव की संख्या इस पृथ्वी पर देखेंगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मानव के लीवर के बारे में अध्ययन करना, वैज्ञानिक को अगर अध्ययन करना हो लीवर के बारे में, तो एक एक मानव पर अगर अध्ययन करेगा वैज्ञानिक, एक एक मानव के लीवर के बारे में अध्ययन करेगा, तो उसकी जीवन बीत जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पूरे के पूरे मानव के लीवर के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि समस्त मानव के लीवर जो है, यकृत जो होता है, उनकी संरचना, उनकी बनावट, उनके कार्य एक समान होता है। इसलिए मानव जाति के किसी एक मानव के लीवर की संरचना, उनके कार्य या जो भी क्रियाएं हैं उनके बारे में अगर अध्ययन कर ले तो समस्त मानव के लीवर के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि सब में एक समान ही होता है। इस प्रकार अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने जितने भी इस पृथ्वी पर जीवधारी हैं उनको वर्गीकृत किया, ताकि अध्ययन करने में आसानी हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, अगर एक ही जात के एक सदस्य के बारे में, किसी के बारे में, लक्षण के बारे में पता चलता है, तो उस जात के सभी सदस्यों के बारे में वही लक्षण दिखाई देगा, वैसा ही लक्षण पाया जाएगा। इस प्रकार अध्ययन करने में क्या हो जाएगा? सुविधाजनक हो जाएगा। तो अध्ययन की सुविधा के लिए ऐसा वैज्ञानिकों ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, अगला देखेंगे, दूसरा जो है कि जो भी जीव जातियां पाई जाती हैं उन जीव जातियों के प्राकृतिक जात वृत्ति संबंधों के बारे में बोध कराने के लिए वर्गीकरण किया। जो भी जीव जातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं उन जीव जातियों के जो भी जात वृत्ति हैं, उनके विकासी संबंध हैं, उनके बारे में
अध्ययन करने के लिए ये किया गया, ताकि उनकी जो भी जात वृत्ति संबंध है, ठीक है, वर्गीकरण से पता चल जाएगा कि कौन सा समूह किस समूह से जुड़ा हुआ, ठीक है, कौन सा समूह पहले और कौन सा समूह बाद का है, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहले इस पृथ्वी पर आया होगा वो सरलतम संरचना वाला होगा, और जो बाद वाला आया होगा वो जटिलतम संरचना वाला होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो भी जीव जातियां हैं उनकी प्राकृतिक एवं जात वृत्ति संबंधों के बारे में भी बोध हो जाता है। तो ये दूसरा उद्देश्य है, याद रखिएगा। पहला अध्ययन की सुविधा और जो दूसरा जो है जाति वृत्ति संबंधों के बारे में बोध हो जाना, दूसरा ये उद्देश्य है। अगली पॉइंट देखेंगे, अगली पॉइंट क्या है वर्गीकरण की। अगली पॉइंट है वर्गीकरण की आवश्यकता। और वर्गीकरण की आवश्यकता नीड्स ऑफ, ठीक है, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होगा। वर्गीकरण की आवश्यकता, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? उद्देश्य तो अलग है, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, क्या कारण है, ठीक है, कि वर्गीकरण जीवधारियों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। तो पहला तो हम लोग जानते हैं, पहला जो है अध्ययन की सुविधा, ये हो जाए अध्ययन की सुविधा, है, अध्ययन की सुविधा है, ये तो हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है जैव विकास का प्रमाण, जैव विकास का प्रमाण, जैव विकास का प्रमाण। देखिए ये जैव विकास क्या है, थोड़ा जान लिया जाए। इस पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई जीव बना होगा तो सरलतम संरचना वाले जीव बना होगा, ठीक है। जो जो समय बीता त्यों त्यों उस सरलतम जीवधारी के शरीर में कुछ लक्षण परिवर्तित हुए और धीरे धीरे वो जटिलतम जीवधारी का रूप धारण कर लिया, ठीक है। इस प्रकार सरल जीवधारियों से क्रमिक विकास जब उनके बॉडी में होता है और जटिलतम जीवधारी का रूप धारण कर लेता है, तो इस क्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। यानी सरलतम जीवधारियों में जब क्रमिक विकास के फलस्वरूप जटिलतम जीवधारियों का रूप धारण कर लेता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, ठीक है। तो इसी जैव विकास का प्रमाण क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के द्वारा पता चलता है, ठीक है। देखेंगे जब हम जीवधारियों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, कुछ जीवधारियों को सरल संरचना वाले सरल वाले अलग समूह में रखते हैं, जटिलतम वाले अलग रखते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार के अलग अलग समूह में रखते हैं तो पता चल जाता है कि किस प्रकार जीवधारियों का क्रमिक विकास होगा, किस प्रकार सरल जीव से जब क्रमिक विकास होगा, क्रमिक विकास हुआ तो किस प्रकार जटिलतम जीवधारी का निर्माण हुआ। तो ये जैव विकास का प्रमाण भी देता है, वर्गीकरण करने से जीवधारियों के जैव विकास का प्रमाण भी मिलता है, ठीक है। जैसे इस पृथ्वी पर पहले बैक्टीरिया बने, ठीक है, बैक्टीरिया में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, तो उससे जटिलतम जीवधारी का रूप धारण हुआ और लाखों करोड़ों में जब यह परिवर्तन होते होते आया तो जटिलतम जीवधारी बने। इन्हीं जटिलतम जीवधारियों में स्तनधारी बने और इन स्तनधारियों में सबसे जटिलतम अगर बने कोई जीवधारी तो मानव बना,
ठीक है, तो इस प्रकार जैव विकास का प्रमाण इस वर्गीकरण से पता चलता है, क्योंकि जब जटिलतम जीवधारी को अलग समूह में रखेंगे या सरल को अलग रखेंगे तो उनके क्रमिक विकास के बारे में पता चल जाता है, यानी जैव विकास का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, नए पादपों या जंतुओं की खोज। तीसरा जो है नए पादपों या जंतुओं की खोज। नए पादपों एवं जंतुओं की खोज देखेंगे कि जातवृत्तीय ढंग से जब किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण किया जाता है जातवृत्तीय ढंग से, तो उसमें जीवधारियों को जब वर्गीकृत करके रखा जाता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े समूहों में जब रखा जाता है, तो बीच में कहीं कहीं पे जगह छूट जाता है, जिससे यह पता लग जाता है कि उस जगह पर जिस पादप या जंतु की कमी महसूस होती है उसके बारे में वैज्ञानिक खोज करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके जो जीवधारी की कमी महसूस की जा रही है। तो इस प्रकार वर्गीकरण से नए नए पादपों की खोज भी होती है, नए नए जंतुओं की खोज भी होती है, क्योंकि जब कमी महसूस होगी तो वैज्ञानिक उनके खोज में निकल पड़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, संग्रहालयों में पौधों जंतुओं का रखरखाव। चौथा पॉइंट जो है संग्रहालयों में पादपों या जंतुओं की रखरखाव। देखेंगे कि वर्गीकरण क्रिया करने से कुछ ऐसे पृथ्वी पर जंतु हैं जो दुर्लभ हैं, उनकी संख्या बहुत लिमिटेड है, कम है। ऐसे दुर्लभ जंतुओं या जीवधारियों के प्रारूप को लेकर संग्रहालय में रखा जाता है। प्रारूप को लेकर संग्रहालय में क्या किया जाता है, व्यवस्थित ढंग से रख दिया जाता है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़े तो उस जीवधारी के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में अध्ययन किया जा सके। तो संग्रहालयों में पादपों और जंतुओं को रख रखाव करने में भी सहायता मिलता है। किसके कारण? वर्गीकरण से, क्योंकि जब वर्गीकरण करेंगे तो उनकी संख्या पता चलेगी, तो दुर्लभ होंगे तो उनके प्रारूप को क्या करेंगे, संग्रहालय में रखेंगे, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में पता चल सके। नहीं तो दुर्लभ बुद्ध है, अगर इनके बारे में नहीं रखेंगे संग्रहालयों में तो फिर आने वाले समय में पता लगेगा कि उस पर वैज्ञानिक ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उस जंतु पर या उस पादप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो है, अगला पॉइंट है अनुकूलन का ज्ञान। पांचवा जो होगा देखेंगे, अनुकूलन का ज्ञान। अनुकूलन का ज्ञान है वर्गीकरण द्वारा पौधों और जंतुओं के अनुकूलन के विषय में भी पता चलता है कि कौन सा जीवधारी किस निश्चित क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होता है या पाया जाता है, उस विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है। और एक ही विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी जंतु होते हैं उनके गुणों के बारे में भी पता चल जाता है। वर्गीकरण द्वारा ही ये संभव होता है। और एक ही क्षेत्र या एक ही विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी जीवधारी होते हैं उनके रूप, रंग, आकार, आकृति, इनके बारे में भी पता चलता है, और उनकी समानता भी होती है, उनकी समानता भी होती है, यानी ये रंग, रूप, आकार, आकृति लगभग एक दूसरे से क्या होता है, मिलता है। तो देखेंगे वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। ये 5 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग फिर इसके आगे टॉपिक बाद में वीडियो बनाकर इसको सेंड करेंगे।